प्रिय छात्राओं, ब्रांच अकाउंट्स में अब हम देखते हैं कि शाखा के पास माल में असामान्य हानि या वृद्धि का लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। कई बार स्टॉक में असामान्य रूप से हानि हो जाती है। असामान्य हानि आप जानते हैं किस प्रकार से होती है, जैसे कि आग, दुर्घटना या चोरी के कारण हानि। इस असामान्य हानि को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो क्षतिग्रस्त माल की लागत तथा इसमें शामिल लाभ। अब लागत वाला भाग तो शाखा लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है और लाभ वाला भाग शाखा समायोजन खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो असामान्य हानि की स्थिति में हम देख रहे थे स्टॉक एवं देनदार पद्धति। इसके अंतर्गत शाखा समायोजन खाते के स्थान पर दो खाते बनाए जाते हैं, एक तो शाखा समायोजन खाता और दूसरा शाखा लाभ हानि खाता। तो शाखा समायोजन खाता, इसके अंदर शाखा स्टॉक, शाखा को भेजे गए माल तथा असामान्य हानि में शामिल लाभ की राशि को लिखा जाएगा और सामान्य हानि की संपूर्ण राशि से आशय लागत प्लस लाभ लिखी जाएगी। अतः ये खाता शाखा के सकल लाभ या सकल हानि को प्रकट करता है। दूसरा शाखा लाभ हानि खाता। अब इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सकल लाभ तथा डेबिट पक्ष में शाखा के खर्चे एवं माल की असामान्य हानि में लागत वाला भाग लिखा जाता है और यह खाता शाखा का शुद्ध लाभ या हानि प्रकट करता है। शाखा स्टॉक खाते में आधिक्य होने पर आधिक्य की राशि को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम असामान्य हानि का समायोजन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंतिम लेखे विधि, जिसको कि शाखा व्यक्तिगत खाता विधि भी कहते हैं। एक छोटा ही पॉइंट है ये, इसमें हम देखते हैं क्या किया जाता है। इस विधि के अंदर लाभ हानि खाते की गणना की जाती है शाखा व्यापार और लाभ हानि खाते के माध्यम से। यह खाता एक तरह से मेमोरेंडम या स्मरणार्थ खाता होता है और व्यापार और लाभ हानि खाता बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि शाखा के पास प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल एवं शाखा द्वारा लौटाया गया माल हमेशा लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। और यदि ये जो मदें बीजक मूल्य पर दी गई हैं तो इसको पहले हमें लागत मूल्य पर लाना होगा या लागत मूल्य ज्ञात करना होगा। और इस विधि में शाखा खाता व्यक्तिगत खाता की तरह ही बनाया जाता है। ब्रांच अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट की तरह ही होता है। शाखा खाता का शेष शाखा से प्राप्त राशि या शाखा को दे बताएगा। मतलब इसका पर्सनल अकाउंट में जैसे डेटर्स अकाउंट है या क्रेडिटर्स अकाउंट में, उसमें बैलेंस ये दिखाता है कि देनदार को कितना देना है या देनदार से कितना प्राप्त करना है और लेनदार को कितना देना है। इसी प्रकार से ये शाखा व्यक्तिगत खाता भी यही बताता है कि शाखा को कितना देना है या कितना लेना है। शाखा खाते का प्रारूप अब बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे कि एक पर्सनल अकाउंट की जैसा होता है। अब नेक्स्ट है थोक मूल्य विधि। जो फोर्थ मेथड है थोक मूल्य विधि। कई बार प्रधान कार्यालय अपने माल को थोक विक्रेताओं एवं अपनी शाखाओं दोनों के माध्यम से बेचता है। प्रधान कार्यालय लागत में मामूली लाभ जोड़ते ही थोक मूल्य पर शाखा व थोक व्यापारी को माल बेचता है और शाखा इस मूल्य में अपना लाभ जोड़कर माल की बिक्री करता है। इस दशा में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लगभग वही खाते बनाए जाते हैं जो स्टॉक देनदार विधि में बनाए जाते हैं और शाखा के प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक में शामिल लाभ जो कि प्रधान कार्यालय का लाभ थोक मूल्य पर है के लिए स्टॉक संचय खाता और बनाया जाता है। शाखा स्टॉक खाता थोक मूल्य पर बनाया जाएगा और शाखा स्टॉक खाता सकल लाभ व शाखा लाभ हानि खाता शाखा का शुद्ध लाभ बताएगा। और इस विधि के अंदर एक प्रश्न है जो कि हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है स्वतंत्र शाखाएं या पूर्ण रेखे रखने वाली शाखाएं। जो शाखाएं बड़े पैमाने पर व्यापार करती हैं उन्हें अपने बही खाते पूर्ण रूप से रखने होते हैं और ऐसी शाखाएं स्वतंत्र एवं विस्तृत अधिकार वाली होती हैं। और इस प्रकार की शाखाओं की क्या क्या विशेषता होती है। पहली कि ये शाखाएं स्वयं ही अपने लेखे
डबल अकाउंट सिस्टम दोहरा लेखा विधि के अनुसार रखती हैं। और ये शाखाएं स्वयं ही अपना तलपट व अंतिम खाते बनाती हैं। और शाखा की पुस्तकों में प्रधान कार्यालय का खाता एक लेनदार की तरह व प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता देनदार की तरह रखा जाता है। इसे आपस में चालू खाता भी कहते हैं। और शाखाओं का क्रय विक्रय व खर्चों के विस्तृत अधिकार प्रधान कार्यालय के निर्देशों के अनुसार ही होते हैं। और शाखा पर स्वामित्व व प्रबंध नियंत्रण प्रधान कार्यालय का ही होता है। इस दिशा में शाखा के लाभ हानि खाते की गणना मुख्य समस्या नहीं होती है, क्योंकि शाखा स्वयं अपने अंतिम खाते तैयार करती है। समस्या यह होती है कि प्रधान कार्यालय शाखा के लाभ हानि संपत्तियों में दायित्वों को अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से शामिल करे। इसके बाद है शाखा के तलपट का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समायोजन। अब स्वतंत्र शाखाएं, जैसे कि मैंने बताया, वर्ष के अंत में अपना तलपट बनाती हैं और इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधान कार्यालय को भेज देती हैं। और इस तलपट में एक व्यक्तिगत, वस्तुगत व अवास्तविक सभी तरह के खाते होते हैं। और तलपट प्राप्त होने पर प्रधान कार्यालय अपनी पुस्तकों में इसकी मदों का समाविलन करता है। इस समामेलन हेतु प्रधान कार्यालय को 3 मेथड की सहायता से ये समामेलन किया जाता है, जिसमें से प्रथम विधि है शाखा के तलपट की प्रत्येक मद का पृथक पृथक खाता खोलकर समामेलन। दूसरी विधि है शाखा तलपट की आयगत मदों का शाखा व्यापार एवं लाभ हानि खाते के माध्यम से तथा प्रत्येक पूंजीगत मद का पृथक पृथक खाता खोलकर समायोजन। और थर्ड है शाखा के लाभ तथा हानि तथा शाखा की संपत्ति एवं दायित्वों का समामेलन। आज हम केवल प्रथम विधि देखेंगे, समामेलन की प्रथम विधि। यह विधि क्या होती है ये मैं समझाती हूँ, इसके बाद हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। समामेलन की प्रथम विधि, इसके अंदर शाखा के तलपट की प्रत्येक मद के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अलग अलग खाते खोले जाते हैं और तलपट के डेबिट शेष वाले खातों को डेबिट में तथा इनकी योग की राशि से शाखा खाता क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार से तलपट के क्रेडिट शेष वाले खातों को क्रेडिट में तथा इसकी योग की राशि से शाखा खाता डेबिट किया जाता है। और शाखा से प्राप्त तलपट में एक खाता कौन सा होगा? प्रधान कार्यालय का खाता, परंतु इसे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिनिधित्व करने वाला शाखा खाता पहले से ही खुला होता है। इसके पश्चात प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा तलपट की विभिन्न मदों के खाते खुल जाते हैं और शाखा खाता बंद हो जाता है। इन खातों में से आयगत खातों को आवश्यकता अनुसार शाखा व्यापार खाते और शाखा लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करके बंद कर दिया जाता है। और शाखा के अंतिम स्टॉक की राशि से अंतिम स्टॉक खाता डेबिट और शाखा व्यापार खाता क्रेडिट किया जाता है। शाखा लाभ हानि खाता शाखा के शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाता है, जिसे प्रधान कार्यालय के लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और शाखा के जो अन्य वस्तुगत एवं व्यक्तिगत खातों के शेषों को प्रधान कार्यालय द्वारा तैयार किए जाने वाले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट समय के चिट्ठे में दिखाया जाता है। और अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं दी हो कि किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। जो फर्स्ट मेथड है, इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम इस मेथड का फर्स्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसमें दिया हुआ है कि अजमेर शाखा ने 31 मार्च 2016 को अपने प्रधान कार्यालय मुंबई को निम्नलिखित तलपट प्रेषित किया है। इसमें तलपट दिया हुआ है जिसमें सारे बैलेंसेस दिए हुए हैं डेबिट में और क्रेडिट में। और हमें नीचे सूचना दी हुई है कि शाखा के पास अंतिम स्टॉक का मूल्य 5,200 रुपये था। प्रधान कार्यालय तलपट की प्रत्येक मद को सम्मिलित करता है और खाता बही में इनके खाते खोलता है। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलन प्रविष्टियाँ कीजिए तथा खाता बही में उनको खतौनी कीजिए। अंतिम प्रविष्टियाँ भी दीजिए और 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाखा व्यापार तथा लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। 1 अप्रैल 2016 को शाखा खाता किस प्रकार प्रकट होगा। तो सबसे पहले हम हेड ऑफिस की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज करेंगे। इसके अंदर जितनी भी डेबिट पक्ष में एंट्री दी हुई है, देखिए कौन कौन सी हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग ब्रांच ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है।
2250। ब्रांच परचेजेस, ब्रांच वर्ड आगे लगा देंगे। ब्रांच परचेजेस अकाउंट 66,950। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस दिखा दिया है। ब्रांच वेजेस एंड सैलरीज, ब्रांच बैड डेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, कैश, ब्रांच सनी डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ये सारे आइटम्स हमने लिख दिए हैं और इसको क्रेडिट किया है टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। डेबिट पक्ष के सारे मद लिखने के बाद जो टोटल है 1,34,100 उसे अजमेर ब्रांच को क्रेडिट कर दिया है। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में जो मदें दी हुई हैं उसमें गुड्स रिटर्न, सेल्स और सन्ट्री क्रेडिटर्स, ये तीनों हमने लिख दिया है और इसका जो टोटल है 1,23,600 उससे अजमेर ब्रांच को डेबिट कर दिया है। ये भी मैंने अभी बताया था कि हेड ऑफिस अकाउंट लिखा होता है जिसको समामेलन नहीं करना होता है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने वाला ब्रांच अकाउंट पहले से ही हेड ऑफिस की पुस्तकों में खुला होता है। ये मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। इसके ये 2 एंट्री करने के पश्चात ये जो एंट्रीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी उसको वहाँ पे हम लिख देंगे। उसमें से ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाली कौन कौन सी, एक तो ओपनिंग स्टॉक जाता है, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ब्रांच परचेजेस जाएगा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस और वेजेस एंड सैलरीज, ये सारी हम अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। इसका टोटल है 1,08,700। इसके पश्चात जो अजमेर ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा उसमें एक तो गुड्स रिटर्न होता है, आपको पता है, और ब्रांच सेल्स, उसको हम लिख देंगे क्रेडिट में। 1,15,000 इसका टोटल हो जाएगा। इसके बाद जो ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है 5,200 को, उसको भी क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आता है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया 5,200। अब इसका बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकाला है तो इसमें आ रहा है 11,500 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में से ब्रांच P&L अकाउंट में 11,500 ये ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद अब जो मदें P&L अकाउंट में जाती हैं उसमें बैड डेट्स है, जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड रेट्स हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका टोटल है 5,250। और क्रेडिट में जाने वाली कोई मद नहीं है, तो इस प्रकार से ये 6,000, ये कुल टोटल हो गया, बैलेंस हो गया 6,200। 11,500 में से 5,250 माइनस किए तो 6,250 आ गया प्रॉफिट, जिसको कि अजमेर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंट्री की है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस होता है हेड ऑफिस का, उसमें 6,250 ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन एंट्री के माध्यम से ही सारे हमने पोस्टिंग की है, लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, इसमें आपने पढ़े हुए हैं। इसकी मदद से ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, सारे जितने भी अकाउंट खोल सकते हैं वो सब खोलेंगे। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, हेड ऑफिस अकाउंट है, ब्रांच वेजेस एंड सैलरीज़ हैं। उसमें एक तरफ तो एंट्री डेबिट में या क्रेडिट में होगी और बाकी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे पहला एक अकाउंट देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिखते हैं, जिसमें हमने ऊपर एंट्री की है, सबसे पहली एंट्री की है ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक खोला है तो ये हमने अजमेर ब्रांच अकाउंट कर दिया है 2,250। इसके अलावा हमने यहाँ पे एंट्री की थी अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। इस प्रकार से ये सब अकाउंट क्लोज़ होते जाएंगे। सारे अकाउंट एक तरफ हमने एंट्री की है, दूसरी तरफ हमने या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो इस प्रकार से सारे अकाउंट हम खोल लेंगे। ये सारे अकाउंट दिखा दिए हैं। अभी अजमेर ब्रांच अकाउंट है। अजमेर ब्रांच अकाउंट में हमें बैलेंस दे रखा है, जैसे कि आपने देखा तलपट में देखेंगे हेड ऑफिस अकाउंट खुला हुआ है, क्रेडिट में 10,500, तो ये इससे ये देना है 10,500, तो ये 10,500 यहाँ पे लिख दिया। और इसमें जितने भी डेबिट पक्ष में है सारी एंट्री, जो भी हम अभी एंट्री कर रहे थे, ये गुड्स रिटर्न वाली 2,200 क्रेडिट में जो लिखी हुई हैं ट्रायल बैलेंस के 2,250, 1,12,750 और क्रेडिटर्स अकाउंट 8,600, इस प्रकार से ये लिख दिया है। बाकी सारी जो इधर डेबिट में है वो सब हमने दिखा दिए 1,34,100। तो इस प्रकार से ये दिखाया है 1,34,100 टोटल है दोनों का। इसके बाद ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है
अब ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ऊपर हमने सब ट्रांसफ़र किया है। उसमें हमने देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट 11,500 था और नेट प्रॉफिट 6,250 था। यहाँ ऊपर हमने ट्रांसफ़र किया है ये 11,500 तो ग्रॉस प्रॉफिट और 6,250 नेट प्रॉफिट। तो ये सारे प्रविष्टि करने के पश्चात ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का 11,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 6,250। तो इस प्रकार से ये हमने एंट्री की है। इसके बाद ब्रांच ये सब अब ये हम अजमेर ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें ये ब्रांच कैश कितना है, अब ये इसमें बताया है कि जब ये वर्किंग नोट है कि जब प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा व्यापार व लाभ हानि खाता बना लेने के पश्चात तलपट में सम्मिलित किए गए समस्त अवास्तविक खाते बंद हो जाते हैं। केवल संपत्तियों एवं लेनदारों के खाते खुले रह जाते हैं, क्योंकि उनको हमने बंद नहीं किया है, और जिनके अंतिम शेषों को 31 मार्च 2016 को प्रधान कार्यालय की चिट्ठी में उसकी संपत्तियां और लेनदारों के साथ दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से 1 अप्रैल 2016 को प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता इस प्रकार से होगा, इसलिए शाखा खाता बनाया है 1 अप्रैल को। देखिए इसके अंदर कैश बैलेंस है, जैसे 6,250, ये आप कैश इन हैंड आपको तलपट में दिया गया है 6,250। 12,000 के डेटर्स दिए हुए हैं तलपट में, वो दिखा दिए हैं। 1,900 का फर्नीचर एंड फिक्चर्स, और सारे अकाउंट तो क्लोज हो जाएंगे। ये एसेट्स बची हैं वो हम दिखा देंगे। इसके अलावा इधर क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए थे 8,600, वो दिखा दिए हैं। इस प्रकार से ये, और ये क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच स्टॉक 5,200 जो दिया हुआ था वो हम दिखाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा अजमेर ब्रांच अकाउंट बनेगा। तो ये था पहला मेथड। इसके अंदर सब जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, किस प्रकार से जर्नल एंट्री करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी प्रकार से बनाना है। बस आपको थोड़ा मेथड समझना है कि किस मेथड से करेंगे। इसका हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।